हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इस वीडियो के पहले मैंने आपको रिस्पायरेशन इन प्लांट्स के बारे में बतलाया था। तो वैसे स्टूडेंट्स जो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस वीडियो का लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो वीडियो के कॉर्नर में आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट रिस्पायरेटरी सिस्टम है जिसके कारण हम सभी ह्यूमन बीइंग रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। हमारे बॉडी में रिस्पायरेटरी सिस्टम काफ़ी वेल डेवलप होता है और ये डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बने हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम किस किस पार्ट से मिलकर बने हैं। ओके, तो हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और एक एक पार्ट को देखते हैं। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो हम लोग इसको हेडिंग दे दें, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है बच्चों, दिस इज आवर हेडिंग ऑफ दिस क्लास। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बच्चे। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज नोन एज नॉस्ट्रिल्स। आप सभी जानते हो कि नॉस्ट्रिल्स क्या है। नॉस्ट्रिल्स इज आवर फर्स्ट ओपनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी नोज में जो एक्सटर्नल एपर्चर है, दैट इज द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इज नोन एज नॉस्ट्रिल्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल नैरिस। तो बच्चों ये नॉस्ट्रिल्स आगे की ओर एक कैविटी में खुलती है। उस कैविटी को हम लोग नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी के नाम से जानते हैं। नेजल चैम्बर इज ऑल्सो नोन एज नेजल कैविटी। तो आप एक एक पार्ट को याद रखिएगा और इसको आप नोट करते जाओ बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? नॉस्ट्रिल्स। सेकेंड पार्ट क्या है? नेजल चेम्बर या नेजल कैविटी। थर्ड पार्ट क्या होगा बच्चों? नेजल चेम्बर या नेजल कैविटी के बाद जो पार्ट हमारा है उसको हम लोग कहते हैं फेरिंक्स। आपको याद होगा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंक्स को बताया था और वहां पे हमने इसके बारे में स्पेशली फोकस किया था कि फेरिंक्स इज द कॉमन स्पेस ऑफ बोथ रिस्पायरेटरी सिस्टम एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये फेरिंक्स यहाँ भी एक कॉमन स्ट्रक्चर के रूप में है। और बच्चों फेरिंक्स भी आगे किस में खुलता है? तो फेरिंक्स खुलता है लैरिंक्स में। और लैरिंक्स किस में खुलता है? लैरिंक्स opens in trachea and trachea is also known as windpipe। ठीक है बच्चों, trachea is also known as windpipe। सिक्स्थ, ट्रैकिया फिर किस में खुलता है? तो ट्रैकिया फिर खुलेगा किस में बच्चों? ब्रोंकाई में। ट्रैकिया इज ओपन इन ब्रोंकाई। ट्रैकिया एक पाइप है और ये पाइप फर्दर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। ट्रैकिया इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज नोन एज ब्रोंकाई और ब्रोंकस। ब्रोंकाई फिर किस में खुलता है? ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकाई ओपन्स इन ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकियोल्स opens in alveoli। alveoli और
इट इज ऑल्सो नोन एज एल्वियोलर सैक। ठीक है बेटा जी। तो इन तीनों पार्ट को हम लोग कंबाइन करके क्या बोलते हैं? लंग्स। और आपको पता है कि ह्यूमन का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट ऑर्गन इज नोन एज लंग्स। तो बच्चों ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का अलग अलग पार्ट है और इस पार्ट को हम लोग को रिमेंबर करना है। वी हैव टू रिमेंबर इट। फर्स्ट वन इज नॉस्ट्रिल्स। Nostrils opens into a small cavity. That cavity is known as nasal cavity or nasal chamber. Nasal cavity again opens into a small common space for digestive system as well as respiratory system, and that space is known as pharynx. Pharynx again opens into a specialized structure, and that structure is known as larynx. Larynx is also known as voice box. It is also known as sound box. ठीक है बच्चों। तो इनको हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, इनको हम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ट्रैकिया, ये लैरिंक्स अगेन ट्रैकिया में खुलता है और ट्रैकिया आपको पता है बच्चों कैसा होता है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिंग कार्टिलेज पाए जाते हैं और ये फर्दर डिवाइड होगा किसमें? ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा और इस ब्रोंकाई में भी रिंग पाए जाते हैं। ये ब्रोंकाई फर्दर किस में डिवाइड होंगे? ये फर्दर अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होंगे। दैट ब्रांचेस इज नोन एज ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के बाद फिर फाइनल थिन एल्वियोलर सैक में ये बाइफर्केट होंगे, ये टर्मिनेट होंगे। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोलाई। तो बच्चों हम लोग का जो रिस्पिरेटरी गैसेस है, जो हम लोग इन्वायरमेंट से लेते हैं रिस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं, वह ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहाँ जाता है? तो वह एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक में पहुंचता है। तो बच्चों यहां जाने के बाद क्या होता है? वह ऑक्सीजन फिर कहां पहुंचता है? तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है बच्चों। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन का फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होता है और वह ट्रांसपोर्टेशन एक स्पेशल पिगमेंट के कारण होता है। उस पिगमेंट को आप लोग पहले से जानते हो। दैट पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी। ठीक है बच्चों। तो ये हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करता है और एक टेम्पोररी कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ हमारे डिफरेंट टिश्यूज में, हमारे सेल्स के अंदर पहुंचता है और वहां जाकर ऑक्सीजन फिर रिलीज होती है, हीमोग्लोबिन अलग होता है, ऑक्सीजन जो है सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है बच्चों। तो ऑक्सीजन जब सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है और वहां उसका यूटिलाइज होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, ग्लूकोज को तोड़ने में, और फर्दर वहां पे CO2 का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि हमने रिस्पायरेशन में स्टडी किया है स्टूडेंट्स, हमने बतलाया है कि रिस्पायरेशन इज a special process in which oxidation of food takes place in presence or absence of oxygen to release large amount of energy। तो बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और इंटर्न क्या बनता है? CO2 का फॉर्मेशन होता है। वह CO2 अगेन सेल से बाहर आता है, ब्लड में डिफ्यूज होता है और वहाँ फिर से हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में उसे एल्वियोलाई तक लाता है और एल्वियोलाई तक लाने के बाद फर्दर वह CO2 हम उसे क्या करते हैं? बाहर एक्सहेल कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दो प्रोसेस को करने में
दो प्रोसेस को पूरा करता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम दो प्रोसेस को पूरा करता है। पहला प्रोसेस क्या है बच्चों? तो वह प्रोसेस है इनहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ एयर, या आप इसको इंस्पायरेशन भी कह सकते हो, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इंस्पायरेशन क्या है बच्चों? इंस्पायरेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी इनटेक ऑक्सीजन इनसाइड आवर बॉडी। इसको आप याद कर लोगे। इनहेलेशन और इंस्पायरेशन इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। आप इसको कह सकते हो इनटेक या इनहेल ऑफ ऑक्सीजन। आप इसमें क्या करते हो इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हो। दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन। Inhalation is a process in which oxygen is taken inside the body from our environment, from our atmosphere, from our surrounding. हम अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। That process is known as inhalation and it is also known as inspiration. इसे हम इंस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, जब हमारे इस एल्वियोलाई में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो यहाँ ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन में डिफ्यूज होता है, क्योंकि एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। आपको ये पॉइंट याद कर लेना होगा। यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर नोटबुक दैट एल्वियोलाई or alveolar sac are the structural and functional unit of lungs. तो इस एल्वियोलाई के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंचता है, एल्वियोलाई का मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें ऑक्सीजन जब पहुंचता है और इसके चारों तरफ ब्लड का सर्कुलेशन है, तो ब्लड के सर्कुलेशन में फिर क्या होगा? ये डिफ्यूज होंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन में ये डिफ्यूज होंगे और डिफ्यूज होने के बाद इस ब्लड में एक खास तरह का सेल है दैट इज नोन एज आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। और इस रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। एंड यू नो दैट हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन मेटल। ओके, तो ये आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चों? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक टेम्पोररी कंपाउंड है। आप कह सकते हो कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच एक कॉम्प्लेक्स बनता है। दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड इट इज टेम्पोररी कंपाउंड, इट इज नॉट द परमानेंट कंपाउंड। ये फर्दर आगे जाके सेल के पास टूटेगा। तो बच्चों, ऑक्सीजन इज कैरिंग विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, and we know that hemoglobin is the carrier of oxygen. तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जैसे ही ये सेल या टिश्यू के पास पहुंचता है बच्चों, जैसे ही ये सेल या टिश्यू के पास पहुंचता है तो क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ जा रहा था, ब्लड में फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये सेल के पास क्रॉस होगा, सेल के पास से गुजरेगा, ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। और ऑक्सीजन को रिलीज करने के साथ साथ चूंकि पहले से बना हुआ CO2 भी डिफ्यूज कर जाएगा, और वह हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके
फर्दर क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो देख लीजिए बच्चों, ऑक्सीजन का तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग देख लिए। ऑक्सीजन कहाँ था, एल्वियोलाई में, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे फोकस कीजिए। ऑक्सीजन कहाँ था, एल्वियोलाई के अंदर, और यह ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन में इंटर किया। ब्लड सर्कुलेशन में आरबीसी है, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या किया, ऑक्सीजन को बाइंड किया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ फ्लो हुआ, और जैसे ही ये सेल से क्रॉस कर रहा है, सेल के पास से ये गुजर रहा है, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ऑक्सीजन आसानी से सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाता है, और इसके बाद CO2 गैस जो कि पहले से बना हुआ है, यह CO2 गैस फिर से ब्लड सर्कुलेशन में इंटर करता है, डिफ्यूज करता है, और फर्दर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, और CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या बनाता है, तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। आप याद कर लोगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में एल्वियोलाई के पास पहुंचता है, और एल्वियोलाई में आकर के ये CO2 को छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, और ये CO2 नॉस्ट्रिल से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको अपने इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। इसका मतलब कि इनहेलेशन एक प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंचा, कहाँ से, सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से, यानी एक्सटर्नल मीडियम से एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ। इसके बाद क्या हुआ, एल्वियोलाई से फिर CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, नॉस्ट्रिल से बाहर चला गया। इसका मतलब आप देख रहे हो कि यहाँ दो प्रोसेस हो रहा है, एक हो रहा है इनहेलेशन, और दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है बच्चों, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सहेलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपायरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। याद कर लो, एक्सहेलेशन पहला हो गया, इनहेलेशन सेकंड हो गया, एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन इज ए प्रोसेस इन विच वी रिमूव ऑक्सीजन आउटसाइड द बॉडी। तो बच्चों, एक्सपायरेशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करते हैं, बॉडी सेल से बाहर करते हैं। तो बॉडी सेल से बाहर हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया, वहां ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ना होगा, टूटेगा, एनर्जी बनेगा, CO2 भी बनेगा। वह CO2 उस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के, परमानेंटली नहीं, टेम्पोररी बाइंड होकर के वो एल्वियोलाई में आएगा, एल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर के, एल्वियोलाई में आएगा का मतलब ब्लड सर्कुलेशन से एल्वियोलाई में डिफ्यूज होगा, और वहां से CO2 बाहर, नॉस्ट्रिल से बाहर। तो बच्चों, यहाँ पे आप दो प्रोसेस देख रहे हैं, दो प्रोसेस, पहला इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन, और एक तीसरा प्रोसेस भी यहाँ हो रहा है। ये बीच वाला प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये बीच वाला प्रोसेस, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आप इसको कह सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं, ये टोटल पार्ट्स को आप नोट कर लेना। इसके बाद आप क्या नोट करोगे कि ये ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में ओवरऑल कितने प्रोसेस होते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज इनहेलेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। फिर पढ़ लेंगे हम लोग क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड क्या हो जाएगा, एक्सहेलेशन, ठीक है। सेकंड का मतलब लास्ट जो प्रोसेस होगा। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, आप इसको 4 स्टेप में स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट हेडिंग देंगे इनहेलेशन, सेकंड हेडिंग देंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड हेडिंग देंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ हेडिंग देंगे एक्सेलेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर वीडियो समझ में आता है तो आप इसको क्या करेंगे, वीडियो यदि समझ में आता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो बच्चों कमेंट करके जल्दी से बताइए कि क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया। रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सेल से बाहर निकलता है, इसको आप अच्छी तरह से समझ करके इसको लिखिए। और अगर आप ये नहीं लिख पाएंगे तो मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा। फर्दर मैं आपको नोट्स पॉइंट वाइज आपको लिख करके मैं फर्दर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।